हमारी जांच चल रही है। आप कांग्रेस के नेता का, किसी भी नेता का भाषण सुनिएगा तो हाय तौबा मिलेगी एजेंसियों की दुरुपयोग की। वो जांच है। आप उस 15 महीने की और उस 15 महीने की बाद की सरकार की तुलना, इस सरकार ने कितना कर्जा लिया। अमित शाह ने एक दिन में एक तीर से कई निशाने साधे, विपक्ष को चुनौती भी दी, हिसाब किताब का वक्त दिया तो अपनों को ताकीद दी, एजेंडा सेट किया, चुनावी कैंपेन का मॉडल तय किया। शाह ने भोपाल में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का हिसाब मांगा। शाह ने कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी सरकार के 20 साल के रिपोर्ट कार्ड की बुकलेट जारी की। ग्वालियर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी नेता, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में 150 से ज्यादा सीटें जीतने का संकल्प दिलाया। हमारी जांच चल रही है। आप कांग्रेस के नेता का, किसी भी नेता का भाषण सुनिएगा तो हाय तौबा मिलेगी एजेंसियों के दुरुपयोग की। वो जांच है, मगर जांच की एक गति होती है और जांच कोर्ट के नियमों के अनुसार होती है। इसमें एक समय लगता है। पिछले 40 दिन में उनका यहाँ चौथा दौरा था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की कमान शाह के हाथों में ही है। पिछले चुनाव में हारी हुई 39 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही शाह की चुनाव मैनेजमेंट की स्टाइल दिखने भी लगी है। शाह का मैनेजमेंट तुरंत शुरू नहीं होता है, वे बहुत पहले से ही इस पर काम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले रूठों को मनाते हैं और जब रूठे मान जाते हैं तो उन्हें साथ लेकर एक्शन शुरू कर देते हैं। शाह के दौरों से चिंतित कांग्रेस पलटवार करने में देरी नहीं लगाती। एक के बाद एक नेताओं के बयान शाह पर पलटवार करते हैं। प्रदेश में विकास के काम आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार में हुआ। आप उस 15 महीने की और उस 15 महीने की बाद की सरकार की तुलना, इस सरकार ने कितना कर्जा लिया, इस पे आप तय कर सकते हैं। ये सरकार केवल कर्ज लेके काम चला रही है, तनख्वाहें बांट रही है। कमलनाथ जी ने विकास की बात करी, 15 महीने पेंशन डबल करी, 300 की 600 करी, विधवा हो, दिव्यांग हो, वृद्ध हो, सबकी पेंशन बढ़ी। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर अमित शाह की सक्रियता के पीछे राजनीति के जानकार सर्वे रिपोर्ट्स को वजह मानते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती नाराज नेता है। अमित शाह को चुनाव प्रबंधन में माहिर माना जाता है। उत्तर प्रदेश जैसे जटिल समीकरणों से भरे राज्य में 2014 और 2017 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाने में अमित शाह का बड़ा योगदान रहा। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने सरकार बचाने की चुनौती है तो कांग्रेस के सामने शाह खुद एक चुनौती है। भोपाल से अतुल विनोद पाठक की रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और आज की बड़ी बहस इस बात पर आधारित है कि शाह की रणनीति क्या है। जी हां, अमित शाह वो राजनीति के चाणक्य जिन्होंने अपने विरोधियों को कई बार पटकनी दी है। ऐसे में उनकी रणनीति जब भी सामने आती है उसका आकलन किया जाता है और उनकी इस बार की मध्य प्रदेश की जो रणनीति है वो उनके रिपोर्ट कार्ड में सामने आई। आमतौर पर पार्टियों के घोषणा पत्र सामने आते हैं, लेकिन अपने काम का रिपोर्ट कार्ड पर प्रस्तुत करने की ये पहली रणनीति थी जिसका अलग अलग तरीके से आकलन हो रहा है। और कांग्रेस इस रिपोर्ट कार्ड को कैसे लेती है, क्या ये रिपोर्ट कार्ड जनता स्वीकार करेगी और इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए क्या ये बताने की कोशिश है कि जो आरोप हैं वो खोखले हैं, उन दावों में कोई हकीकत नहीं है। इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं सत्येंद्र जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कुंदन पंजाबी जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हमारे बीच, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और
आत्मदीप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक के रूप में। तो तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए इस चर्चा को शुरू करता हूं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अमित शाह जब आए तो उन्होंने एक नया दांव चला जिसका नाम है रिपोर्ट कार्ड। ये रिपोर्ट कार्ड कितना सही है, कितना कच्चा है, कितना पक्का है, इसका आकलन तो बाद में होगा, लेकिन ये दांव चल दिया गया है। इसको लेकर प्रतिक्रिया पहले ले लेते हैं, फिर चर्चा को आगे और बढ़ाएंगे। सबसे पहले बीजेपी की ओर रुख करता हूं और बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में सत्येंद्र जैन जी हैं। जैन जी, रिपोर्ट कार्ड क्या बताता है? क्या सारे काम हो गए हैं और इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए ही आप विरोधियों को चित करना चाहते हैं? मोहन जी जी नमस्कार। देखिए, रिपोर्ट कार्ड हमने रखा और साथ ही साथ कांग्रेस का भी 50 साल का रिपोर्ट कार्ड रख दिया, जिस पर कांग्रेस बुरी तरीके से एक्सपोज भी हो गई। आप देखिए, जब 80 का दशक था, 80-90 का दशक चल रहा था, तो उस समय पर आशीष घोष जी थे, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, और राजीव गांधी जी को रिपोर्ट में बीमारू स्टेट बताया गया था मध्य प्रदेश को, जिसमें कि छत्तीसगढ़ भी आज का शामिल है, संयुक्त मध्य प्रदेश को। आज वो कहीं ना कहीं बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश बहुत आगे आ गया है, निकल आया है। और उस समय तो ये कह दिया गया था कि ये मध्य प्रदेश कभी बीमारू राज्य से उबर नहीं पाएगा। सारी इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं वह ये मानती थी और उन्होंने कह दिया था और राइट ऑफ कर दिया गया था मध्य प्रदेश कैन नॉट एमिट फ्रॉम द बॉटम लाइन ऑफ द पार्टी। बीमारू राज्य जो था उससे अंडर डेवलप्ड स्टेट से। थोड़ा इको हो रहा है जी जी, तो पीसीआर को ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आवाज को ठीक किया जाए। जी जी, अब मैं ठीक आ रही है मेरी आवाज जी। तो दूसरा आए, जो माननीय अमित शाह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उसके पहले गुजरात में, उससे पहले उत्तर प्रदेश के भी महासचिव रहे हैं, गुजरात में भी उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, गुजरात के भी मंत्री रहे हुए हैं वो। तो आप देखिए, जिस प्रकार से उनका जो संगठन कौशल है वो अद्वितीय है, और उनको अगर आधुनिक युग का भारत का चाणक्य कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, जब हम कल्पना नहीं कर सकते थे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लगभग 75 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई थी लोकसभा में 2014 के चुनाव में, और 2019 के चुनाव में भी इसी प्रकार का हमने वहां पर उपलब्धि दोहराई, सफलता दोहराई। और आप 2017 में उत्तर प्रदेश में हमारा शासन, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। 325 से ज्यादा विधायक हमारे को उस समय विधानसभा में हमारे चुने गए थे। तो इस प्रकार, और जिस प्रकार से भारत का जो हमने 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार जो बनाई है मध्य भारत के अंदर, लोकसभा में नेता विपक्ष नहीं मिल पाता कांग्रेस को, तो कहीं ना कहीं ऐसे संगठन के शिल्पी हैं, संगठन के शिल्पकार हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं माननीय अमित शाह जी, वो आए हैं। तो उससे निसंदेह हम सभी को कुछ हाईलाइट बता दीजिए। हाईलाइट आप लोगों के रिपोर्ट कार्ड के कुछ हाईलाइट बता दीजिए। देखिए, रिपोर्ट कार्ड का हाईलाइट तो यही है कि उन्होंने, माननीय अमित शाह जी ने भी रखा और आप सबने भी देखा कि सबसे पहले मध्य प्रदेश का जीडीपी क्या हुआ करती थी। मध्य प्रदेश की जीडीपी मात्र 70,000 करोड़ की हुआ करती थी, आज 13.5 लाख करोड़ की जीडीपी है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय क्या थी, तब उस समय मात्र 11,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी, आज वह आय 1,40,000 हो गई है। इसी प्रकार से अगर बात करें, उस समय जो कर्ज 1 रुपए मध्य प्रदेश कमाता था, जिसपे हमारे कई मित्र, कांग्रेसी मित्र जरूर प्रति प्रश्न करते हैं, तो जब मध्य प्रदेश माननीय वंटाधार जी का शासन था, प्रथम जो है माननीय दिग्विजय सिंह जी, उनके समय 1 रुपए मध्य प्रदेश कमाता था तो 23 पैसे ब्याज भरने में चले जाते थे, और कोई कोविड जैसी महामारी नहीं आई थी। आज कोरोना जैसी महामारी आने के बाद भी अगर मध्य प्रदेश 1 रुपए कमाता है तो आज मात्र 12 पैसे का ही ब्याज भरना पड़ रहा है। एक समय तो ऐसी स्थिति आई थी कि ये 1 रुपए कमाने पे 7 पैसे ही ब्याज के रूप में भरे जाते थे जो विकल्प। तो आज अगर तो हमने आर्थिक समृद्धि दी है मध्य प्रदेश को। और देखिए, जहां 40,000 किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थी, वह सड़कें जो है आज लगभग 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की हो गई। बिल्कुल, ठीक है। चलिए जैन जी, कुल मिलाकर विश्वास और विकास, ठीक है, जैन जी की बातों से साफ है कि विकास और विश्वास, इन 2 चीजों को लेकर बीजेपी आगे आई है, और उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो एक तरीके से अमित शाह की वो चतुराई है जिससे वो मात देने की कोशिश में है विरोधियों को। विपक्ष की टिप्पणी ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में कुंदन जी हैं। कुंदन जी,
आप सुन रहे हैं, आप लोगों को मुद्दे से भटकाकर विकास के मुद्दे पे चर्चा के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसे में आपके काम के भी आकलन होगा, भाजपा के काम का भी आकलन होगा। देखिए तिवारी, पिछले 19 साल से मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्येंद्र जी को बहुत गंभीरता पूर्वक सुन रहा था। वो उतनी ही गंभीरता पूर्वक वो भी मुझे सुनेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। पिछले 19 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज हम अगर आज बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर घपले और घोटालों का जो देश के अंदर मॉडल बन चुका है वो पूरे देश की जनता देख रही है। किस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता रात में सोती है और सुबह उठती है तो एक नया घपला और घोटाला सामने आता है। आज मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर सीधे सीधे 50% कमीशन के आरोप लग रहे हैं। किस प्रकार से अभी एक पत्र को वायरल करने वाले जो व्यक्ति थे, जो ठेकेदार समूह के एक सदस्य थे, उन्होंने स्पष्ट अपने वीडियो के माध्यम से और उसको मीडिया ने भी चलाया और 50% कमीशन का सीधा सीधा इल्जाम लगाया। मध्य प्रदेश आज भ्रष्टाचार युक्त और भ्रष्टाचार से पीड़ित मध्य प्रदेश है। ये भ्रष्टाचार से बीमार हो चुका है। जो सबसे बड़ी गंभीर बीमारी है आज मध्य प्रदेश की, वो भ्रष्टाचार है। बेरोजगारी मध्य प्रदेश में पूरे देश के अंदर सर्वाधिक है। आज यहाँ का बेरोजगार दर दर भटक रहा है नौकरियों के लिए। अगर कहीं नौकरी निकलती भी है तो उससे मोटी फीस वसूल करके उसके अंदर कहीं ना कहीं फिर भ्रष्टाचार कर दिया जाता है। इस प्रदेश के अंदर लोगों ने व्यापम देखा, किस प्रकार से व्यापम के अंदर भी आज जो मुलजिम थे वो बाहर घूम रहे हैं और जो इस एग्जाम को देने वाले थे कहीं ना कहीं वो सरकार की बिकाऊ नीति की वजह से आज कुछ लोग जेल में भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने अभी ताजा एक जो बहुत बड़ा घोटाला युवाओं के साथ में किया, वो पटवारी घोटाले के रूप में इस प्रदेश की जनता ने देखा। किस प्रकार से उसके अंदर जो टॉपर निकल के आए वो मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम नहीं बता सकते, वो देश की राजधानी का नाम नहीं बता सकते, लेकिन व्यापम और पटवारी परीक्षा के जरिए वो आपसे दावा करते। मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, 2 मिनट और चाहूंगा, 60 सेकंड और मोहन तिवारी जी। और फिर जिन लोगों ने वो एग्जाम देके वो टॉप करने का वो किया है, वो उन लोगों ने उसके पहले थोड़े समय पहले वन रक्षक परीक्षा दी थी। उसके अंदर नया मोड़ बहुत ही गजब का है। भ्रष्टाचार कैसे हुआ मैं वो बताना चाह रहा हूँ। उन लोगों ने जब एग्जाम दिया वन रक्षक की परीक्षा का, तिवारी जी, तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जवाब क्या होगा। ठीक है, ये बीजेपी की रणनीति है, रिपोर्ट कार्ड आपकी ओर से क्या जवाब है? जवाब क्या है इस पे? आइए ना, मुद्दे तो है, हमको मालूम है, जनता भी जानती है। आज रणनीति पे चर्चा हो रही है, बीजेपी की रणनीति है रिपोर्ट कार्ड का जवाब क्या है? ये जवाब दीजिए आप। मैं रिपोर्ट कार्ड का जवाब, पूरे इस प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। वही बता रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है मध्य प्रदेश के अंदर, महंगाई व्याप्त है, बेरोजगारी व्याप्त है। तो जो मैं बता रहा था पटवारी परीक्षा का, जो लोग फिट थे वन रक्षक परीक्षा में, उन्हीं लोगों ने फिर पटवारी परीक्षा दी और उसके अंदर उनके पास में दिव्यांग का सर्टिफिकेट था। ये सीधा सीधा घोटाला है। मध्य प्रदेश के अंदर 50% कमीशन की सरकार चल रही है। ये मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से देख रही है। ये घोटालों दर घोटाले मध्य प्रदेश के अंदर होते हैं। 254 घोटालों की लिस्ट है। आज मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी कोई योजना नहीं है, चाहे मध्य प्रदेश शासन की हो, चाहे केंद्र की योजना हो। इसके अंदर जीवित लोगों के साथ साथ, मरे लोगों के साथ साथ, भगवान के साथ में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है मध्य प्रदेश। 60 सेकंड हो गए पंजाबी जी के, और पूरी मूल बात ये आई कि उनके पास एक लिस्ट है, एक पर्चा है जिसमें आरोप पत्र भी है, घोटालों की लिस्ट है, 200 से अधिक जो है वो उसमें घोटाले हैं। जैन जी, ये आप लोगों के रिपोर्ट कार्ड का जवाब है, जनता के बीच ये लेके जाएगी कांग्रेस? देखिए, मैं आपको बता दूं मोहन जी, सारा फेक है। जिस प्रकार से इन्होंने घोटाले की बात करी और कमीशन की बात करी और बेरोजगारी की बात करी, मैं आपको बता दूं कि खुद कमीशन, ये जो फेक और नैरेटिव सेट किया गया जिसपे इनके लोगों को डांट भी पड़ी है, केंद्रीय और प्रियंका वाड्रा जी ने बोला है, क्योंकि 45 जगह से ज्यादा जिलों में FIR भी हुई है, क्योंकि जो फेक था, जिसका कोई आता जो निराशा अखबार, ये तो बता रहे वीडियो है,
वीडियो है बता रहे हैं कुंदन जी। जिसके आधार पर हमने 43 जगह पर जो FIR हुई वो सुन लीजिए आप, और उसमें ना कोई पता था, जिस पत्र के आधार पर जो इंटेलिजेंस गई थी, जिस पत्र के आधार पर गए, ना पता था ना कुछ था, और ना पर वहां व्यक्ति मिला, इस कारण से उस पर और उसके ऊपर आरोप लगा रहे। लेकिन मैं आपको तथ्य के साथ बता दूं कि 85% की कमीशन की सरकार अगर कोई है तो खुद भारत के प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी जी ने स्वीकारा कि 1 रुपए भेजते थे तो 85 पैसे भ्रष्टाचार की बलि चढ़ता था। और सारे राज्यों में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की नगरी नीचे तक कांग्रेस के लोग थे, वो कांग्रेस के लोग खाते थे, खुद राजीव गांधी जी ने स्वीकारा है। तो 85% की सरकार घोटाले की सरकार, 85% की कमीशन की सरकार कांग्रेस की रही। और जिस प्रकार से देखिए कमलनाथ जी का जो 15 महीने का कार्यकाल था, 15 महीने के कार्यकाल में इन्होंने भ्रष्टाचार के कीर्तिमान रच दिए। आपको पता है नार घोटाला किया गया 877 करोड़ रुपए का, और उसमें ना कोई टेंडर इशू हुआ, ना कोटेशन उसमें डाले गए, ना उसका वर्क ऑर्डर इशू किया गया, और 877 करोड़ में लगभग 500 करोड़ एडवांस पेमेंट दे दिया गया। ऐसा भ्रष्टाचार इतिहास रच दिया कमलनाथ जी ने। कमलनाथ जी ने 15 मिनट पहले जब इस्तीफा दे रहे थे उसके 15 मिनट पहले 64 करोड़ का घोटाला किया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल देने का। कमलनाथ जी की सरकार ने जनसंपर्क का घोटाला 650 करोड़ का घोटाला किया, जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बताया। चलिए आज हम ये लिस्ट पे ट्रांसफर उद्योग मैं बता दूं, और आपको बेरोजगारी में बता दूं, इनको कुछ जानकारी नहीं है। CMI संस्था जो है जिसके आधार पर बेरोजगारी रेटिंग आजकल राज्यों की भी हो रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ऐसे 2 राज्य हैं जिसमें सबसे कम बेरोजगारी है, और कांग्रेस का राजस्थान जो है उसमें 26% से ज्यादा की बेरोजगारी है। और इसी प्रकार से मैं बताऊं, अभी आज ही 40,000 हमारे जो शिक्षक हैं उनके लिए 5,000 शिक्षकों को आज अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, और पिछले 3 साल में लगभग 50,000 शिक्षकों की भर्ती की। इस साल हमने 60 पदों पे 1 लाख लोगों को आएंगे। लिस्ट काफी लंबी है, आप तो उनके लिस्ट गिना रहे हैं, ठीक है। चलिए युवाओं को रोजगार। आत्मजीत जी से एक टिप्पणी ले लेता हूं, फिर आऊंगा आप दोनों के पास। आत्मजीत जी है हमारे साथ, उनके साथ बात कर लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार जी, आत्मदीप जी, ये देख रहे हैं हम कि ये रणनीति जो है वो पहली बार अपनाई गई है। रिपोर्ट कार्ड को पहले पेश कर दिया गया है, तो आरोप पत्र को दबाने की एक तरीके से कोशिश है। आरोप पत्र के नहले पे रिपोर्ट कार्ड का दहला, आप कैसे देखते हैं इस रणनीति को? आत्मदीप जी, संपर्क करने की हम कोशिश करते हैं। आत्मदीप जी से संपर्क हो पा रहा है? ठीक है, चलिए कुंदन जी, ये जवाब पे अब आइए, रणनीति पे आइए। मुद्दे तो काफी हैं और आप भी गिना देंगे, और जैन साहब भी पूरी लिस्ट लेके बैठे हुए हैं। इस तरीके की चीजें जब जनता के बीच जाएंगी कि भाई ये रिपोर्ट कार्ड है, आप लोग लाएंगे आरोप पत्र है, तो जनता जिसे स्वीकार करेगी उसकी जीत होगी। लेकिन ये जो दांव है, इसका काट आप लोग के पास क्या है, कैसे बताएंगे? ये जो चीजें हैं वो अमित शाह रख रहे हैं, आप लोगों की ओर से कोई बड़ा नेता आ नहीं रहा है रखने के लिए, आते हैं उनके ऊपर भी FIR की कोशिश हो गई है। देखिए तिवारी जी, मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 40 दिन के अंदर अमित शाह जी के 4 दौरे हो चुके हैं, और आज मणिपुर पिछले लंबे समय से 3 महीने से जल रहा है। वहां पे हमारी माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, उनको नग्न करके घुमाया जा रहा है। आज देश के गृह मंत्री को भोपाल और मध्य प्रदेश आने की बजाय उनको वहां जाना चाहिए, उनको वहां पे जाके देश का हिस्सा है मणिपुर भी, उसको जाके संभालना चाहिए। लेकिन आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर वोटों की फसल काटने के लिए झूठ का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को जनता के सामने पेश करना चाहिए, तो जनता इसका जवाब देगी ना। आने वाले 2-3 महीने रह गए हैं, जनता जानती है किस प्रकार से 25,000 घोषणाएं मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी करके बैठे हैं, और किस प्रकार से घपले और घोटाले मध्य प्रदेश के अंदर हुए। 254 घोटालों की लिस्ट है। कोई भी घोटाला, महाकाल लोक का घोटाला हो, चाहे कारम डैम का घोटाला हो, चाहे पोषण आहार का घोटाला हो, चाहे महिला विवाह, कन्या विवाह योजना का घोटाला हो, ऐसा कोई घोटाला नहीं है जो हजारों करोड़ से कम नहीं हो। और तो और प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना, उसके अंदर मृत व्यक्तियों के साथ में, मरे व्यक्तियों के साथ में भी घोटाला करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नर्सिंग घोटाला सामने आया, ई टेंडरिंग घोटाला सामने आया।
इतने घोटाले हैं कि मैं अगर घोटालों की लिस्ट पढ़ना शुरू करूंगा तो आपकी डिबेट खत्म हो जाएगी। ठीक है। मध्य प्रदेश सिर्फ घोटाले और घोटालों का प्रदेश बन के रह गया है और 50% कमीशन की सरकार यहाँ पे चल रही है। जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनकी एक टिप्पणी ले लेते हैं। ये जो हिसाब और किताब का खेल चल रहा है, आत्मदीप जी, इसको कैसे देखते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में? आत्मदीप जी। हेलो जी, आत्मदीप जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी हाँ, मिल रही है। जी जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि शाह जी आए, रिपोर्ट कार्ड पेश किए, एक तरीके से हिसाब किताब का गेम चल रहा है मध्य प्रदेश में। ये कैसी रणनीति है और मध्य प्रदेश की राजनीति में कितना स्वीकार का होगा ये हिसाब किताब का गेम? देखिए, हमने 50 वर्षों से अधिक के पत्रकार जीवन में कई लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कवर किए हैं। उन सबका जो अनुभव रहा है वो ये रहा है कि नेता चुनाव से पहले कुछ भी मुद्दे उठाएं या चुनावी पंडित कोई भी भविष्यवाणियां करें, इनका कोई बहुत ज्यादा निर्णायक असर देखने में नहीं आता है। असर देखने में आता है आम जनता का सरकार के प्रति क्या अनुभव रहा है। समग्र अनुभव मतदाता का जो सरकार के प्रति होता है, कुल जमा अनुभव, उसी के आधार पर वो वोट करता है। इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, तत्कालीन प्रधानमंत्री की, राजीव गांधी जी की हुई, इमरजेंसी जैसी बड़ी घटना हुई, ये इन 3 बड़ी घटनाओं के चुनाव जरूर एक मुद्दे पे केंद्रित रहे जी। यही मुद्दा इनका हत्या का और इमरजेंसी का हावी रहा उन लोकसभा चुनाव पे। लेकिन आमतौर पर ज्यादातर मतदाता किसी एक मुद्दे पे या 2 मुद्दे पे वोट नहीं करते हैं। वो सरकार के प्रति अपना टोटल तजुर्बा जो होता है कि उनके साथ और उनके संपर्कों के साथ कैसे आप बीती हुई, उस पर वो निर्णय करता है। अब ये आम हर आदमी के सामने है। आप किसी से भी बात करेंगे कि भ्रष्टाचार, महंगाई, बेकारी, नौकरशाही, ये नौकरशाही का जन विमुख रवैया, ये बड़े मुद्दे हैं जिनसे आम जनता प्रभावित होती है। तो इन्हीं के आधार पर लोग अपने वोट का निर्णय करेंगे, न कि अमित शाह जी या कमलनाथ जी या और किसी के भाषण के आधार पर। नेताओं का अपना फर्ज है, वो अपने मुद्दे उठाते हैं अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए, लेकिन मतदाता इतना जागरूक है कि वो इन सब मुद्दों को सुनने के बावजूद जो खुद का अनुभव होता है, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेता भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंदिरा गांधी जी भी अपनी हार का पूर्वानुमान नहीं लगा पाए। लहर चलती है कई चुनाव में, उसका पता भी न मीडिया को लगता है, न बड़े बड़े नेताओं को, न चुनाव विश्लेषकों को लगता है। तो हमें लगता है इस बार का मध्य प्रदेश का चुनाव भी कुछ ऐसा ही है। इसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन इस टक्कर का परिणाम क्या होगा, इसके बारे में कोई सटीक भविष्यवाणी करना भी संभव नहीं है। पिछली बात तो आपने देखा होगा कि बीजेपी को कांग्रेस से पिछले विधानसभा चुनाव में ज्यादा वोट मिले थे, बीजेपी को कांग्रेस से। उसके बाद भी वो सीटें जीतने में कांग्रेस से पिछड़ गई। बिल्कुल। आत्मदीप जी, एक चीज और हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आरोप पत्र कांग्रेस लेके चल रही है, रिपोर्ट कार्ड बीजेपी लेके चल रही है, तो ये भी कुछ काम करता है क्या वोटर के माइंड को डाइवर्ट करने में? सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये रिपोर्ट कार्ड या आरोप पत्र ये जनता के कितने प्रतिशत भाग तक पहुंचता है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, ठीक है। मुश्किल से जनता के 5-10 प्रतिशत हिस्से तक ये बातें पहुंचती। बाकी लोग तो अपने अनुभव के आधार पे उनके इलाके में जो भी वातावरण है, सरकार की जो भी व्यवस्था है, उस पे लोगों के साथ जो भी बीत रही है, उसके आधार पर निर्णय करते हैं। बिल्कुल। और आपने देखा होगा अब तो वोटर इतना सयाना हो गया है कि वो प्रलोभन भी ले लेता है राजनीतिक दलों से, उसके बाद भी उसको वोट नहीं देता। ऐसे कई उदाहरण सामने आ चुके। बिल्कुल। और अपने मन की बात वो मतदान से पहले किसी पराये आदमी के साथ शेयर भी नहीं करता। ठीक है। आत्मदीप जी ने बड़ी मार्के की बात कही कि आप अपनी बातें जरूर कह रहे हैं यहाँ टीवी चैनलों पर बैठकर या मंचों पर, लेकिन वो बातें पहुंच कैसे रही है और कौन कितना ज्यादा पहुंचा पा रहा है, इस पर सारी चीज निर्भर करेगी। और इसमें सफल कौन होगा, इसके लिए कर क्या रहे, दोनों पार्टियों से एक टिप्पणी लेता हूं। जैन साहब, ये चलिए मुद्दे अलग हटे, आप लोग जो कर रहे हैं इसे पहुंचाएंगे कैसे लोगों तक? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए आप लोगों की क्या रणनीति है? देखिए मोहन जी, ये बातें हमने कांग्रेस के छल में हमेशा छेद किया है, और जिस प्रकार से कांग्रेस हमेशा जनता को, देश को, मध्य प्रदेश की जनता को छलती आ रही है, उसको हम एक्सपोज करते आए, और इसी कारण से 15 महीने में धराशायी हो गए। इनके विधायकों ने ही कमलनाथ जी की आंखों का काजल चुरा लिया। और आप देखिए जिस प्रकार से 15 महीने की जो सरकार रही थी वो भी कैसी निकम्मी सरकार थी।
आप देखिए, जिसमें कि हमारे जनजाति बंधु 3 लाख भाई जो थे उनके घर को बेघर कर दिया, उनके पट्टे निरस्त कर दिए थे। वह माननीय शिवराज जी ने जनजाति बंधुओं के भाई 3 लाख पट्टे हमने दिए उनको साझर किया। इसी प्रकार से आप देखिए, जनजाति बंधुओं के साथ बड़ा जो सहरिया बैगा होते हैं, सहरिया बैगा बंधुओं, उनके लिए हमने जो है उनकी जो पेंशन इन्होंने हर महीने 1000 रुपए माननीय शिवराज जी दिया करते थे पहले, वो रोक दी थी, उसको हमने फिर से पुनः 1000 रुपए दिया। इसी प्रकार से आप देखें, जो हमारी जो दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना होती है, दीनदयाल रसोई योजना जो गरीबों को भोजन देती है, उस पर पेट मारा, गरीबों की पेट पे लात मारने का काम कांग्रेस ने किया था। उस योजना को हमने पुनः आरोपों का जवाब देकर ज्यादातर लोगों तक पहुंचने की कोशिश है बीजेपी की। कुंदन जी, समय कम है, 30-40 सेकंड में अपनी बात कर दीजिए। आप लोग कैसे पहुंचेंगे? आरोप कई बार लगाए जाते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते लोगों तक। देखिए, प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कमलनाथ जी की चलती हुई सरकार को मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके गिराने का पाप किया था, उसी प्रकार के से ऐसा ही पाप कर्नाटका के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। कर्नाटका की जनता ने इन्हें पिछले चुनाव में 2 महीने पहले जमीन सुंगाई है, इनका सुपड़ा साफ कर दिया है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर भी मध्य प्रदेश की जनता गुजरात में आपकी हवा निकाल दी जनता ने, विश्वास करती है। और माननीय कमलनाथ जी की सेना के रूप में एक कार्यकर्ता इस समय प्रदेश के लोगों से संपर्क साध रहा है। उत्तर प्रदेश में फिर से हमारा शासन आया, कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी। चलिए, दोनों ही पार्टियों के दावे अपनी जगह है, समय की कमी है इसलिए चर्चा ज्यादा नहीं हो पाएगी, लेकिन शाह की चतुराई किसे रास आएगी, कितनी रास आएगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन दांव पे दांव दोनों ओर से चले जा रहे हैं। आरोप पत्र का हिसाब किताब पेश करने के लिए रिपोर्ट कार्ड आ चुका है, लेकिन वो रिपोर्ट कार्ड किस तरीके से जनता के बीच जाएगा और जनता उसे कितना स्वीकार करेगी, ये जनता तय करेगी। फिलहाल मेरे साथ इस पूरी चर्चा में कुंदन पंजाबी जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मदीप जी जो है हमारे साथ, उनका धन्यवाद। सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ रखे अपनी राय, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए चर्चा को यहीं खत्म हम करेंगे और आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। 5,09,043 करोड़ रुपए हुई छत्तीसगढ़ की जीडीपी। प्रति व्यक्ति आय भी 1,33,000 रुपए सालाना पर पहुंची। खेती के लाभकारी बनने से किसानों की संख्या भी दोगुनी होकर करीब 25 लाख हुई। समृद्धि का हो रहा विस्तार, छत्तीसगढ़ बढ़ रहा लगातार। छत्तीसगढ़ ने बीते 4.5 साल में एक से बढ़कर एक उपलब्धि हासिल की। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 56,89,000 टन से बढ़कर 1,07,53,000 टन पर जा पहुंची। खेती को लाभकारी बनाने की योजनाओं से राज्य में किसानों की संख्या 12,60,000 से दोगुनी होकर 24,98,000 हो गई। समर्थन मूल्य की गारंटी वाले लघु वन उपज की संख्या भी 7 से बढ़कर 67 हो गई और इसकी खरीद भी 9 गुना बढ़ी। राज्य का जीडीपी भी 2,91,000 करोड़ से बढ़कर 5,09,043 करोड़ रुपए हो चुका है। खुशहाली का सबसे खास पैमाना यानी प्रति व्यक्ति आय भी 92,000 से बढ़कर 1,33,000 रुपए सालाना हो चुकी है। राज्य में घरेलू बिजली का कनेक्शन भी 25,23,000 से बढ़कर 42,16,000 हो गया। सार्वभौम पीडीएस के लाभार्थी जहां 72,71,000 से बढ़कर 2,55,00,000 हो गए, वहीं किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा पाने वाले अब 14,16,000 से बढ़कर 21,23,000 हो चुकी है। तेंदू पत्ता संग्रह की मजदूरी भी 2,500 से बढ़कर 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा हुई। शासन को जनता के और नजदीक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 27 से बढ़ाकर 33 और तहसीलों की तादाद को 150 से बढ़ाकर 233 किया गया। वायदे से ज्यादा, छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार।